हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल के एक और नई वीडियो में। बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जिनकी मौत पर शायद पूरा देश रोया होगा। लोगों ने ये नहीं देखा कि वो किस धर्म के हैं, किस संप्रदाय के हैं, किस रंग के हैं या किस जात के हैं। हर इंसान कहीं ना कहीं इस चीज़ से दुखी था कि हमारे भारत देश का एक गौरव रतन टाटा जी चल बसे हैं। अब रतन टाटा ने अपनी सारी उम्र में बहुत बहुत कमाई भी की होगी, लेकिन उनकी जो असली कमाई, वो उनकी वो जो इज्जत है लोगों के मन में, वो जो प्यार है लोगों के मन में, वो चीज़ है। लेकिन कहते हैं ना कि हर वक्त समय एक जैसा नहीं रहता। हर इंसान के ऊपर मुसीबतें आती हैं, हर इंसान के ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं। तो ऐसे हम कुछ वक्तों की बात करेंगे। वो ऐसे कोई 5 वक्तों की बात करेंगे जब रतन टाटा जी जो हैं वो ऐसी मुसीबतों में फंसे जिनसे निकलना नामुमकिन था। ऐसा समा भी आया जब बीजेपी के एक बहुत बड़े लीडर ने रतन टाटा को नाजायज़ औलाद तक कह दिया था। तो ये सब की शुरुआत होती है जब रतन टाटा जी ने एक सपना देखा था टाटा नैनो का। कहते हैं कि वो कहीं जा रहे थे तो उन्होंने एक परिवार को भीगते हुए देखा सड़क पर। वो मोटरसाइकिल पे जा रहा था परिवार, तो उसको भीगते हुए देखा। तो रतन टाटा के मन में ये चीज़ आई कि क्यों ना मैं एक ऐसा तोहफ़ा दूँ अपने भारतीयों को जिससे कि जो मध्य वर्ग है या जो लो इनकम ग्रुप्स हैं वो भी एक गाड़ी का सपना पूरा कर सके, और ऐसी जो मुसीबतें जैसे बारिश, आंधी या रात को सफ़र करना उनके लिए आसान हो जाए। तो उन्होंने ये सपना लेकर वो वेस्ट बंगाल गए कि मैं यहाँ पे अपनी जो टाटा नैनो की एक फैक्ट्री खोलूँगा, और उस फैक्ट्री में मैं अपनी 1 लाख की कीमत वाली कार जो है वो लॉन्च करूँगा। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे 2006 में ममता बनर्जी की सरकार आती है तो उस वक्त उनको एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि ममता बनर्जी ये एक तरह का स्कैम बताती है कि जो जगह खरीदी गई है इस फैक्ट्री के लिए, वो जगह के लिए प्रॉपर जो वहाँ के किसान थे उनसे पूछा नहीं गया, उनको प्रॉपर कॉम्पेंसेशन नहीं मिला। ये बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वहाँ पे तोड़-फोड़ तक हुई, दंगे तक हो गए। आखिरकार टाटा कंपनी को अपना प्लांट वहाँ से शिफ्ट करना पड़ा, और इसके कारण ना सिर्फ टाटा नैनो के मार्केट में आने में देरी हुई, बल्कि उसका प्राइस जो है वो भी बढ़ गया। फिर जो दूसरी उनके ऊपर एक बड़ी मुसीबत आती है, वो आती है जब टाटा कंपनी जो है वो साइरस मिस्त्री नाम के एक इंसान जो थे, जो कि एक मेजॉरिटी स्टेक होल्डर भी थे, उनके काफ़ी शेयर थे टाटा कंपनी में, उनको टाटा कंपनी के एक तरह से हेड बनाती है। लेकिन हेड बनने के बाद साइरस मिस्त्री ने टाटा सन्स के लिए मुसीबतें पे मुसीबतें ही खड़ी करते रहे। उन्होंने रतन टाटा जी पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने बहुत सारे पैसे जो हैं वो इधर-उधर किए, तकरीबन 22 करोड़ रुपए जो हैं वो अपने सिंगापुर वाले अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं, और टाटा कंपनीज़ जो है वो घाटे में जा रही है और एक बहुत ही ज़्यादा करप्ट कंपनी है। इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए साइरस मिस्त्री को कंपनी से निकाल दिया गया, लेकिन ये बात यहीं नहीं रुकी। तीसरी जो मुसीबत रतन टाटा जी को सामना करनी पड़ी कि उनके जो सबसे करीबी मित्र थे, नुस्ली वाडिया, जो कि वाडिया कंपनीज़ को चलाते हैं, बहुत ही ज़्यादा अमीर और ताकतवर इंसान हैं भारत के, वो रतन टाटा जी के बहुत करीबी दोस्त थे। लेकिन जब ये साइरस मिस्त्री वाला किस्सा हुआ तो उन्होंने साइरस मिस्त्री की साइड ली, और इससे बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। उनको बोलना पड़ा कि आपको आपस में ये बात सुलझा लेनी चाहिए, नहीं तो इससे नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। बात तो सुलझ गई, लेकिन दोनों की दोस्ती जो है वहीं पे टूट गई। फिर उसके बाद हम बात करते हैं राडिया टेप्स का। राडिया टेप्स जो बेसिकली थी, राडिया टेप्स में क्या था कि एक लॉबिस्ट हम कह सकते हैं, कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स दिलवाने वाले इंसान कह सकते हैं, उनकी कुछ ट्रांसक्रिप्ट्स, उनकी कुछ फ़ोन कॉल्स जो हैं वो रिकॉर्ड हुई थी, जिसमें ये बात आई थी कि जिसमें काफ़ी ज़्यादा जर्नलिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट के नाम आए थे कि कहीं न कहीं जो 2G स्कैम हुआ था भारत में, उसमें ये इंडस्ट्रियलिस्ट इन्वॉल्व हैं, जिसमें कहीं न कहीं रतन टाटा जी का नाम भी आया था। उसके बाद एक और जो मुसीबत का सामना उनको करना पड़ा, वो मुसीबत थी उल्फा अग्रवादियों के साथ। एक टेलीफोनिक रिकॉर्डिंग जो है वो प्रेस में आई थी, जिसमें कि टाटा कंपनी के मालिक रतन टाटा जी, सैम मानेकशॉ जो कि हमारे फील्ड मार्शल रह चुके हैं, और भी कुछ इम्पोर्टेंट ऐसे आदमी थे जैसे कि केशु महिंद्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप्स के, उनमें आपस में बातचीत चल रही है। और असम सरकार ने ये आरोप लगाया था कि जो टाटा कंपनीज़ है वो कहीं ना कहीं जो उल्फा आतंकवादी हैं असम में, उनकी मदद कर रही है। इसके जवाब में टाटा कंपनी ने बोला था कि हम मदद नहीं कर रहे, हम तो ये चाहते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हमारी मदद करे, वो उल्फा आतंकवादियों से भगाए, क्योंकि वो हमारे टी गार्डन्स है जहाँ से टाटा टी आती थी, उसके ऊपर कब्जा कर रहे हैं और हमसे भारी मात्रा में रंगदारी वसूल रहे हैं। और यही बस नहीं हुई,
बीजेपी के एक बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं कि ताकतवर नेता और ख़ुद भी काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि जो टाटा कंपनी के रतन टाटा जी हैं वो दुनिया के सबसे ज़्यादा करप्ट इंसान हैं। ये भी कह दिया कि रतन टाटा जी जो हैं वो सही हकदार नहीं है टाटा कंपनी के, क्योंकि वो तो खुद एक अडॉप्टेड चाइल्ड हैं। तो ऐसी कुछ ज़िंदगी उतार चढ़ाव भरी रही है रतन टाटा जी की, लेकिन आखिरकार हम कहते हैं ना कि मरने के बाद ही किसी आदमी का असलियत पता चलती है कि वो कितना अच्छा है, कितना बुरा था। और रतन टाटा जी के जाने के बाद हमें ये एहसास हुआ है कि शायद थोड़ी बहुत उनकी ज़िंदगी में ये ऐसी मुसीबतें आई होंगी छोटी-मोटी, लेकिन उन्होंने इनसे लड़े और इनसे जीते और एक अच्छे इंसान की तरह इस दुनिया से गए। ऐसी और जानकारी भरपूर वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।